नाज़रीन, ब्रिक्स जो है वो खुलकर मैदान में आ चुकी है इजराइल के खिलाफ। हम एक तारीख रकम होती हुई देख रहे हैं। ब्रिक्स ने इजराइल को निशाने के ऊपर ले लिया है। ब्रिक्स ने खुलकर फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ खुलकर ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और ब्रिक्स वो इकदाम उठा रही है जो आफ्टर सेंचुरीज आप कह सकते हैं कि वो तारीख रकम होती हुई हम देख रहे हैं, और जिसको चाइना के प्रेसिडेंट ने पिछले जो ब्रिक्स का समिट हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले कई 100 साल में जो तब्दीलियां आलमी सतह पर नहीं हुई अब वो होने जा रही हैं। ये पिछले ब्रिक्स के समिट के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा था, और आज वो चीजें हम ज्यादा फॉर्मलाइज होते हुए, ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए जो वो देख रहे हैं। और ब्रिक्स ने बहुत खुलकर इजराइल के खिलाफ स्टांस ले लिया है और उसकी ऑक्यूपेशन के खिलाफ और उसकी जो अनचेक्ड पावर है मिडिल ईस्ट के अंदर उसके खिलाफ इकदाम उठा लिया है। और साथ ही ब्रिक्स जो है वो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम दुनिया में लेकर आ रही है। जो वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम है जो कि ऑपरेशनल करता है सैंक्शंस को और आपकी जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हो रही है उस सबको कंट्रोल करता है, तो इसके जवाब के अंदर ब्रिक्स ने अपना पैरेलल बैंकिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया है। उसकी तरफ इकदाम जो है वो बढ़ा दिए हैं बहुत सारे। अब वो प्रैक्टिकल इकदाम जो पिछले कई महीनों में और उससे पहले कई सालों में ब्रिक्स के हवाले से ये होता रहा कि ये होगा आने वाले वक्तों के अंदर, आज इस समिट के अंदर वो प्रैक्टिकल इकदाम होते हुए जब हम देख रहे हैं। और ये जो दुनिया में तेजी के साथ तब्दीली आ रही है उसका बरह रास्त ताल्लुक यूक्रेन की जंग के साथ है और गजा में जो जहारियत हो रही है। और अब ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, सिर्फ 12 दिन का वो इवेंट जो है उसने दुनिया में बहुत सारी चीजों को बदल के रख दिया है। तो ये जो वाकयात हैं ये उस चीज को कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, उन दुनिया में आती हुई तब्दीलियों को तेज कर रहे हैं जो शायद आने वाली दहाइयों के अंदर वकूफ पजीर होती, लेकिन इस बदमाशी ने और इस अनचेक्ड पावर ने और इस एरोगेंस ने और इस ब्रुटैलिटी ने कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है, इसने दुनिया की अकवाम को हिला के रख दिया है। और अब वो हाथ में हाथ मिला रही हैं, जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, जिनके ऊपर जंगें छिड़ी हैं, वो सब जो है वो इस वक्त खड़े हो गए हैं और इस सिस्टम से लड़ने के लिए। तो ये पूरी इंसानियत की जो निजात है उसकी जो जंग है वो आगे बढ़ रही है। इसी दरमियान यमन जो है वो बाकायदा जहाज़ों को गर्क करना जो है वो शुरू हो गया है। बाकायदा जो बहरी जहाज़ हैं वो गर्क हो रहे हैं। और इसी दरमियान जो ईरान के हमले हुए हैं उसके नतीजे में बहुत सारी जो इनकी साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैं उसके ऊपर काम तेजी के साथ बंद हो गया है। तो इससे इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जो प्रोग्रेस है उसको शदीद तरीन धचका लगा है। जंग रुकने के बावजूद जो असरात हैं वो बहरहाल जारी है और ईरान को जबरदस्त वेलकम जो है वो दिया गया है ब्राजील के अंदर। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ब्रिक्स का जो इजलास है वो ब्राजील के अंदर जारी है और पिछला जो इजलास हुआ था बड़ा हिस्टोरिक था। और यानी कि ब्रिक्स की अहमियत क्यों है नाज़रीन, जब सोवियत यूनियन था तो एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड थी, एक तरफ सोवियत यूनियन था, तो दुनिया में बहरहाल एक मुतबादल पावर मौजूद थी। तो जहां भी वेस्ट ने हमला किया, जहां पर भी प्रेशर डाला, जहां पर भी इकदाम उठाया, तो उसको दूसरी तरफ से सपोर्ट हासिल रही है। लेकिन दुनिया के अंदर जो बहुत बड़ी तब्दीली आई, जिसके बाद ये किताब भी लिखी गई द एंड ऑफ द हिस्ट्री, कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो मुतबादल में कोई पावर नहीं बची। यानी वेस्ट आपके ऊपर हमला हो जाएगा तो आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो मुअम्मर कज़ाफी हो। अब आप देखें कितना बड़ा ये फिनोमेना था कि जब सद्दाम हुसैन भी गए, मुअम्मर कज़ाफी भी गए, बशार उल असद बच गए। हालांकि बशार उल असद को कोई 48 घंटों का टाइम दिया गया था कि वो बोरिया बिस्तरा गोल कर निकल जाए, ठीक है, और रशिया आया तो रशिया ने उसको बचा लिया। तो बात करने का मकसद यह है कि ये इंसानी तारीख का, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फिनोमेना था। और उसके बाद आप देखिए कि यानी कि फलस्तीन में जो कुछ हुआ और पूरे मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ, इसी को पिछले दिनों जेडी वैंस ने कहा कि हमारी जो अनक्वेश्चनेबल जो एम्पायर है, हमारी जो अनक्वेश्चनेबल पावर है, वो इरा जो है वो अब इख्तिताम पजीर हो रहा है। यानी अब हर चीज जो है वो अनक्वेश्चनेबल नहीं होगी, बल्कि जो है ना दूसरी ताकतें दुनिया में इमर्ज कर रही हैं। तो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, खासकर इस्लामी दुनिया के लिए ये बहुत आप कह लें कि एक ऐसा इकदाम साबित हुआ, क्योंकि इस्लामी दुनिया सबसे ज्यादा ज़ेर ताब है, सबसे ज्यादा यही जो है वो वेस्ट के निशाने के ऊपर है, इजराइल के निशाने के ऊपर है। तो अब देखें कि अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन ने हमला किया और इस्लामी दुनिया सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी और वो कोलैप्स हुआ, ठीक है। लेकिन
उसके बावजूद नुकसान उल्टा इस्लामी दुनिया ही को हुआ सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने से, क्योंकि फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। आज वो दूसरा ऑप्शन जो है वो ब्रिक्स की सूरत में, यानी चाइना जो है वो ब्रिक्स को आगे बढ़ा रहा है। तो ब्रिक्स की सूरत में दुनिया के पास, मशरिक के पास, ग्लोबल साउथ के पास, अफ्रीका के पास जो दूसरा ऑप्शन आया है, ये सारी चीजों को बदलने जा रहा है। ठीक है, तो पिछला जो समिट हुआ था वो बड़ा हिस्टोरिक था, उसमें प्रेसिडेंट शी शरीक हुए, रशिया के अंदर ये हुआ, ठीक है ना, बड़ा हिस्टोरिक ये समिट था। अब ये ब्राजील के अंदर हो रहा है, जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर शरीक हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर शरीक हैं। पुतिन और प्रेसिडेंट जो शी हैं वो शिरकत नहीं कर रहे ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल साबित हो रहा है। और ब्रिक्स जो है वो ज्यादा खुलकर इजराइल के खिलाफ मैदान के अंदर आया है। जो स्टेटमेंट जारी हुई है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यानी ये सब कुछ बदलने जा रहा है। We must not continue to ignore the genocide being committed by Israel in Gaza। एक तो ब्रिक्स ने ये कहा है कि ये जेनोसाइड हो रही है गजा में, यानी ब्रिक्स ये G7 को क्रॉस कर चुका है। ब्रिक्स ये अब दुनिया की 40% जो पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदा बन चुकी है ब्रिक्स। और अगर इसमें मलेशिया, थाईलैंड, अजरबैजान, बाकी नेशंस इसमें शरीक होती हैं तो वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दुनिया की 40% पॉपुलेशन को ब्रिक्स जो है ना उसकी नुमाइंदगी कर रही है, और 30% को G7 कर रही है। तो G7 को ब्रिक्स जो है वो क्रॉस कर गई है। अच्छा, तो एक तो उन्होंने जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि हम अब इससे नजरें नहीं चुरा सकते हैं। देखें, इसराइल, अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मिडिल ईस्ट में ऑर्डर बदलना होगा। और मिडिल ईस्ट में जो इसराइल अमेरिका का पिट्ठू है वो तो इसराइल है, अमेरिका का फ्रंटमैन तो इसराइल है, जिसकी पावर अनचेक्ड है। और रशिया को भी खतरा हो रहा है कि मोसाद जो है वो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसराइल को लगाम डालनी होगी ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ब्रिक्स को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इसराइल को रोकना होगा। ब्रिक्स कंडेम द मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, कॉल्स फॉर अनकंडीशनल गाजा सीज फायर। एक तो ईरान के ऊपर जो इजरायली और अमेरिकी स्ट्राइक हुई है उसको ब्रिक्स ने यूनानिमसली कंडेम कर दिया है। मुकम्मल ईरान को सपोर्ट हासिल हुई है, बड़ी आप कह लें कि डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर बड़ी फतह हासिल हुई है कि ब्रिक्स ने जो है वो यूनानिमसली इसको कंडेम किया है जो अमेरिका और इजराइल ने हमला ईरान के ऊपर किया है। और साथ वो कह रहे हैं कि गजा में अनकंडीशनल फौरी सीज फायर होना चाहिए। एंड ब्रिक्स समिट एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग ट्रंप कस्टम टैरिफ्स। बिल्कुल, यानी जैसे सोवियत यूनियन खड़ा था ना, तो ब्रिक्स खड़ा हो गया है अमेरिका के सामने, और जो ट्रंप की टैरिफ से और तिजारत से रिलेटेड पॉलिसीज हैं उसको वो जो है ना उसके सामने खड़े हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि वी स्ट्रांगली कंडेम द पार्शियल ऑक्यूपेशन पार्ट्स ऑफ किसका, सीरिया। ब्रिक्स ने सीरिया के ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि सीरिया में जो इजराइल ने ऑक्यूपेशन की है हम इसको कंडेम करते हैं एंड अर्ज इजराइल टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस विदाउट डिले। और एक सेकंड के बगैर फिल फॉर इजराइल अपनी फौजें सीरिया से निकाले। सीरिया की तो कोई नुमाइंदगी ब्रिक्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इजराइल को रोकना ब्रिक्स की टॉप प्रायोरिटी होगी, क्योंकि इजराइल खुद कुछ नहीं है, वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी है। तो अमेरिका की ताकत को शदीद धचका लगेगा इजराइल को जब लगाम डाली जाएगी। तो आप देखें ना कि सीरिया की कोई नुमाइंदगी ब्रिक्स में नहीं है, लेकिन जो है वो ब्रिक्स ने शाम में इजराइल की ऑक्यूपेशन को कंडेम किया है और उसको कहा फौरी तौर पर वहां से निकले। ये एक बड़ा गैर मामूली इकदाम है। और इस इकदाम का एक मतलब यह भी है कि अरब्स को भी मैसेज गया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना, ये अरब्स को भी एक मैसेज गया है। ईरान वॉन द डिप्लोमेटिक बैकिंग ऑफ फेलो ब्रिक्स नेशंस। ईरान को ये एक बड़ी जो कामयाबी है डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर मिली है। तो ये एक तारीखी इकदाम है जो हम यहां पर देख रहे हैं। अभी ये इजलास आज भी जारी रहेगा, लेकिन आज की उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है और इजराइल इस वक्त यानी उसको शदीद धचका लगा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इटली में थे, फिर फ्रांस में थे और अब वो ब्राजील में हैं, उन्होंने जो स्पीच की है वो बड़ी हिस्टोरिक है, क्योंकि हम वो दुनिया देख रहे हैं जो पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, नई दुनिया इमर्ज कर रही है और मशरिक की कौमें निजात हासिल कर रही हैं। अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो फिर आप इन लम्हात को समझ सकेंगे कि दुनिया रीशेप हो रही है और मशरिक की कौमें जो हैं और अफ्रीका की, ग्लोबल साउथ की, वो निजात हासिल कर रही हैं उस कॉलोनियल ऑर्डर से। बेशक अंग्रेज आज बरह रास्त हुकूमत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हुकूमत कर रहे हैं।
फाइनेंशियल सिस्टम उनका है, टेक्नोलॉजी उनकी है। आप कोई आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। आप मिसाइल बनाते हैं तो वो कहते नहीं ये तुम मिसाइल क्यों बना रहे हो, ठीक है ना। आप न्यूक्लियर बनाते हैं तो कहते नहीं तुम न्यूक्लियर क्यों बना रहे हो। तो वो चाहते हैं कि बस उनके जो है कदमों के अंदर बैठा जाए। तो मशरक की कौमें जो है वो निजात हासिल कर रही है। अनवर इब्राहिम ने बड़ी तारीखी स्पीच की है, उसके कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि इट्स अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट इन द अनफिनिश्ड स्ट्रगल फॉर पोस्ट कॉलोनियल जस्टिस, यानी जो कॉलोनियल दौर है जो खत्म होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डायरेक्टली, यानी जैसे बड़े सगीर से अंग्रेज है वो निकल गए, लेकिन उनका ऑर्डर तो उसी तरह से कायम है। तो ये पोस्ट जो कॉलोनियल ऑर्डर है, इसमें भी कॉलोनियल एक इंपीरियलिज्म एक नई फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए जो स्ट्रगल थी वो, उसमें हम बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आज देख रहे हैं। ब्रिक्स जो इकदाम आज उठा रहा है, दिस इज नो लॉन्गर अबाउट थ्योरी और प्रोटेस्ट। जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं ये महज अब एक थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है जिसमें हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इट्स अबाउट इंप्लीमेंटेशन। अब यह है कि हम उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसको वो हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री कह रहे हैं। ट्रेड, करेंसी, सोवरेनिटी एंड टेक्नोलॉजिकल पैरिटी, एक एक लफ्ज अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। ट्रेड में भी अब हमारी सोवरेनिटी होगी, ट्रेड भी हम अपनी टर्म्स के ऊपर करेंगे। करेंसी अपनी लेकर आएंगे, उसमें ट्रेड होगी। सोवरेनिटी यानी कंट्री की जो सोवरेनिटी है, और टेक्नोलॉजिकल पैरिटी, ये नहीं कि उनकी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी है, अब उसमें भी हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये अब सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि अब हम बकायदा वो टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं, वो तारीख रकम होती हुई देख रहे हैं कि अब ये प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं। द इरा, वो अहद ऑफ वेटिंग फॉर परमिशन फ्रॉम वाशिंगटन एंड ब्रसल इज ओवर। हिस्टोरिक स्पीच हुई है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो दौर जिसमें वाशिंगटन या ब्रसल से पहले फोन करके इजाजत लेना पड़ती थी, वो अब खत्म हो चुका है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, तो ब्रसल्स और वाशिंगटन से इजाजत लेने का दौर गुजर गया है। और इजराइल के जो सारे इकदाम हैं वो अमेरिकी यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। यानी अमेरिका ने इजराइल को यह पावर दी हुई है ना, जो वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसलिए नेतन्याहू जो है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ ये लॉबिंग करता रहा है कि सोवियत यूनियन को तो डिवाइड करना चाहिए, इसको कोलैप्स करना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। ये वो क्यों कर रहा था, और उसके आपके सामने असरात हैं। क्योंकि फिर अमेरिका की जो पावर इजराइल को मिली उसके सामने कोई नहीं था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब वाशिंगटन और ब्रसल से परमिशन लेने का जो अहद है वो खत्म। तो इसका मतलब यह कि वो इजराइल की जो पावर है वो भी खत्म। तो ये एक हिस्टोरिक बातें उन्होंने की हैं। 2-3 हेडलाइंस मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन 8 मिनट की स्पीच थी और बड़ी तफसीली उन्होंने इसमें बातें की। आज भी ये इजलास जारी है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिक्स जो है वो अपना बैंकिंग सिस्टम लेकर आ रही है, और स्विफ्ट जो बैंकिंग सिस्टम है वेस्टर्न लेड और वेस्टर्न कंट्रोल, ये सैंक्शंस के जब सैंक्शंस लगती हैं तो वो इसी बैंकिंग सिस्टम के जरिए कंट्रोल करते हैं आपकी फाइनेंस को, आपकी ट्रांजैक्शंस को। जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसे भेजते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, जो भी है वो सारा इस बैंकिंग सिस्टम के जरिए जो है वो कंट्रोल होता है। तो जब जैसे सीरिया है, बशार अल-असद है, उसको स्विफ्ट से जो है वो आउट किया हुआ था, जैसे रशिया है उसको स्विफ्ट से जो आउट किया हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसके जवाब में हम पूरा अपना सिस्टम जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो ये वो प्रैक्टिकल इकदाम हैं कि उनके सैंक्शन का हथियार बिल्कुल फारिग हो जाएगा, उनके प्रेशर का जो हथियार है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा, और धमकियों का हथियार फारिग हो जाएगा, हर चीज का हथियार फारिग। फिर यह है कि वो हमला करने के लिए जब आएंगे उसकी भी भरपूर तैयारी की जा रही है। जब वो हमला करने के लिए आएंगे तो उसकी भी भरपूर तैयारी की जा रही है। लेकिन उनका ये ऑर्डर प्रैक्टिकली खत्म हो रहा है, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है जो न्यूट्रलाइज कर सकेगा वेस्टर्न पावर को। ये एनबीडी ये सिस्टम है जिसको वो लेकर आ रहे हैं। ये क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट हब बनेगा, डायरेक्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, सैंक्शन प्रूफ अल्टरनेटिव टू द स्विफ्ट, सैंक्शन प्रूफ अल्टरनेटिव टू द स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम। एनबीडी जो है वो आल्सो लोन प्रोवाइड करेगा फॉर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑल अक्रॉस द ब्रिक्स फेयर। देखिए ये भी एक हेजमनी होती है कि जब भी आपको मेगा प्रोजेक्ट करना होता है तीसरी दुनिया के ममालिक को, वो कहां जाते हैं? वो लंदन जाते हैं, वो वाशिंगटन जाते हैं,
और यानी कि वर्ल्ड बैंक भी उन्हीं का है, तो उनसे जाकर कर्जा मांगते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाकर देते हैं, जो भी उन्होंने बनाना होता है, मशीनरी उनकी होती है, सारा कुछ उनका होता है। आज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आज अफ्रीका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तो वो वाशिंगटन और लंदन नहीं जा रहा है, ये ऑलरेडी एक फिनोमेना हो रहा है। आज वो बीजिंग जा रहा है, आज वो मॉस्को जा रहा है, ठीक है ना, ये एक ऑलरेडी तब्दीली आ रही है। तो अब ब्रिक्स ये कह रहा है कि उनका जो बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में आ रहा है, वो तमाम जो ब्रिक्स के ममालिक हैं उनको कर्जा देगा ताकि मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्ड किया जा सके। तो ये बहरहाल हम एक नई दुनिया देख रहे हैं और ये बहुत, यानी जब ये इकदाम उठा लिए जाएंगे और जब ये इंप्लीमेंटेशन आगे मजीद बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी। और मैं आपको कह रहा हूं कि एक एक फर्द की जिंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है। सिंपल बात यह है कि इसके साथ इकॉनमी जुड़ी है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जुड़ी है। तो ये दोनों चीजें जो है वो हम सब की जिंदगियों को मुतासर करती हैं। आपको एक मुल्क जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करता है, आपके बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंसदान बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, वो आकर कितने लोगों की जिंदगियां बदलता है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है, ये जो इकॉनमी होती है, ये एक एक फर्द की जिंदगी के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इकदाम हैं ये पूरे मशरिक की निजात का सबब बनेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया और बड़ी चपेट पड़ी है इजराइल और अमेरिका को, क्योंकि इसी गवर्नमेंट को वो गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब ईरान के प्रेसिडेंट आजरबाईजान पहुंचे हैं, जबरदस्त इस्तकबाल। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ब्राजील पहुंचे हैं, जबरदस्त इस्तकबाल, ठीक है ना। तो वो शिकस्त हुई और सबको पता है कि इजराइल का मकसद क्या था। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान अकेला नहीं होगा, ईरान पर दोबारा भी हमला होगा, ईरान अकेला नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम पूरे ब्रिक्स के छोटे छोटे मुल्कों को खड़ा कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, उनको इतना काबिल बना रहे हैं कि वो रेजिस्ट कर सके। तो वो ईरान को फॉल करने देंगे, जो उनका एक हब है, और ब्रिक्स की जो एनर्जी हब है वो ईरान बनेगा, तो वो ईरान को फॉल करने देंगे। तो ईरान के बगैर ये वर्ल्ड ऑर्डर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए ये यानी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इजराइल और अमेरिका से हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस की इस वक्त वार्निंग दे रहा हूं, बड़े बुरे नतीजे आएंगे अगर इजराइल को अकाउंटेबल ना ठहराया गया। यानी अगर इजराइल इसी तरह से अपने बर्बरियत को जारी रखता है और उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, उसको लगाम नहीं डाली जाती, तो इग्नाइटिंग वॉर्स इन आवर रीजन, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें छिड़ जाएंगी, पूरी रीजनल वॉर दोबारा से छिड़ जाएगी अगर इजराइल को लगाम ना डाली गई, इसको अकाउंटेबल ना ठहराया गया। ऐसा ही होता है ना, जब आप एक बुराई को नहीं रोकते हैं तो वो बुराई आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। तो इजराइल को लगाम डालना बहुत जरूरी है। ये ईरान मैसेज दे रहा है मिडिल ईस्ट को भी, सबको। और द गार्डियन ये छाप रहा है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स एंड शो ऑफ हिपोक्रेसी हुई है, जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, यूज्ड टू जस्टिफाई इजरायली अग्रेशन विल नॉट बी फॉरगेटन हियर और इन अदर कंट्रीज। जो ईरान की मुखालिफ ताकतें भी वेस्ट के अंदर बैठी हुई थी, यानी ईरान के लोग और जो एक फंडेड, तो ईरान की जो अपोजिशन करने वाली फ्रैक्शंस बैठी हुई थी वेस्ट में, उनको भी मुत्तहद कर दिया है। वो भी अब देख रहे हैं रियलिटी असल में क्या है, ठीक है। ये गार्डियन लिख रहा है। अच्छा, फिर इजरायली मीडिया ये लिख रहा है कि 52 रिसर्च लेबोरेटरीज एंड 6 लेबोरेटरीज इन द बायोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट एट द विजमैन इंस्टीट्यूशन, वो उनका क्लोजर हो गया है, वहां पर काम बंद हो गया है। और विजमैन जो इंस्टीट्यूशन है, यहां पर 112 बिल्डिंग्स को ईरान ने तबाह किया है और ये उनके पूरे कंट्री की रीढ़ की हड्डी है जो ईरान ने तोड़ दी है। ईरान के साइंसदान शहीद हुए हैं, उससे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा, लेकिन ये जो विजमैन इंस्टीट्यूशन 112 बिल्डिंग्स उन्होंने उड़ा दी हैं और बड़ी एडवांस लेवल की वहां पर लेबोरेटरीज थी जहां पर साइंटिफिक तजर्बात होते हैं। ये लेबोरेटरीज बनाना कोई आसान काम नहीं है कि एक दिन में वो बन जाएंगी, पैसा बहुत खर्च होता है, फिर आपको बहुत उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, बड़ी एडवांस लेवल की लेबोरेटरीज। 112 बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं सिर्फ एक वो इंस्टीट्यूशन की, पूरी रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ के रख दी है। 52 लेबोरेटरीज वो कह रहे हैं कि वो बंद हो गई हैं, जिसमें से 6 बायोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है वो बंद हो गए। तो ये बहुत बड़ा ईरान ने कामयाबी, और इजराइल को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके ये वाले इंस्टीट्यूशंस हिट होंगे। तो ये भागा है इजराइल इससे, ठीक है ना। अब जो जंग उसने मुसल्लत की उससे वो भागा है, बहुत बड़ी डिफीट हुई है और वो वक्त के साथ साथ मजीद साबित हो रही है। यमन जो है वो जहाज़ों को बाकायदा गर्क कर रहा है। जो जहाज़ उन्होंने हिट किया था उसको आग लग गई है, वो डूब रहा है इस वक्त, बताया जा रहा है, पानी उसमें दाखिल हो रहा है और उसका क्रू जो है वो उसको छोड़कर छोटी कश्तियों में वहां से निकल रहा है।
और एक भी बंदे को कभी यमन ने निशाना नहीं बनाया, सिर्फ जहाज को निशाना बनाया, तो जहाज बकायदा गर्क हो रहा है वहां पर। अच्छा, नेतन्याहू ये कह रहा है कि वो पीस एग्रीमेंट्स को बढ़ाएगा। अब जब जब ये बात आएगी तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जंगबंदी का प्रेशर है, और अमेरिका ये चाहता है कि लेबनान, शाम और बाकी मालिक की ये नॉर्मलाइजेशन करें, और पाकिस्तान के ऊपर भी बातें वगैरह चल रही हैं। लेकिन वो आज के इस टाइम में 21 महीनों की जेनोसाइड के बाद फिलिस्तीनी रियासत के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। तो वो अपना खेल खेलेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है वो भी नेतन्याहू के साथ सवार है उसके जहाज में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल वो भी नेतन्याहू के जहाज में सवार है, वॉशिंगटन जा रहा है, और इसको इजरायली मीडिया ने अनयूजुअल मूव कहा है। इजरायली मिलिट्री जो है वो हरीदी को मुखातिब कर रही है। हरीदी जो इजरायली हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, उनको मुखातिब करते हुए क्या कह रही है? द हरीदी मस्ट रियलाइज दैट वी आर फेसिंग हंड्रेड्स ऑफ डेड एंड वुंडेड एंड दिस कुड लीड टू द कोलैप्स ऑफ द स्टेट। इजरायली मिलिट्री हरीदी को यह कह रही है कि वो फौज में भर्ती हो जाएं और वो इस बात को समझें, इस बात को रियलाइज करें कि हमारे इतने मारे गए, इतने जख्मी हैं बड़ी तादाद में, और अगर ये हरीदी भर्ती ना हुए और नंबर्स पूरे ना हुए फौज में, तो दिस कुड लीड टू द कोलैप्स ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल। ये सिर्फ हमास अभी लड़ी है, एक भी स्टेट नहीं लड़ी है अभी तक इजराइल से। ईरान जो लड़ा है वो भी तो फिजाई जंग हुई है ना, जमीनी फौज तो नहीं लड़ी। तो ये इतनी बड़ी शिकस्त है जिसको वो खाना बंद करके और बमबारी करके छुपा रहे हैं। अब अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये कितनी बड़ी शिकस्त है कि हमास ने उनको ऐसी कारी जरब लगाई है, वो कह रहे हैं हमारी स्टेट कोलैप्स हो जाएगी। तो वो 6 लाख फौज किधर गई है मुझे बताएं? और 50,000 को वो भर्ती कर रहे हैं, 200-400 को नहीं, 50,000 को। और हरीदी कभी भर्ती नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, हरीदी कभी भर्ती नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि वो तो है, उनको नाम ही अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स दिया हुआ है, यानी जो बहुत ज्यादा मजहबी हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, वो कभी भी भर्ती नहीं होंगे। तो फिर ये क्या करेंगे? तो बात यह है कि बहुत सारी रियासतें, बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारी सल्तनतें ऐसे ही कोलैप्स करती हैं, ऐसे ही शिकस्त खाती हैं जब वो मिस कैलकुलेशंस करती हैं, जब वो जुल्म और बर्बरियत की हद को पहुंच जाती हैं, तो वो ऐसे ही कोलैप्स होती है जैसे ये हो रहा है। और ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये इजरायली मिलिट्री के अल्फाज हैं कि तुम भर्ती ना हुए तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये नौबत कैसे आ गई कि तुम कोलैप्स होने जा रहे हो? ये सवाल है ना। और गार्डियन ये लिख रहा है कि सीज फायर इन गाजा अपीयर्स टू बी क्लोज, हियर इज व्हाई इट कुड हैपन नाउ। ये गार्डियन लिख रहा है कि हो सकता है सीज फायर हो जाए। उसकी बहुत सारी रीजन जो हम रोजाना की बुनियाद पर बयान करते रहते हैं वो गार्डियन ने लिखी है। और गार्डियन कह रहा है कि सीज फायर शायद हो जाए। और दूसरी उन्होंने हेडलाइन दी है, एक और आर्टिकल लिखा है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टाइन इज ब्रेकिंग द वर्ल्ड। फलस्तीन की जो डिस्ट्रक्शन है वो पूरे वर्ल्ड को कोलैप्स कर रही है, वर्ल्ड ऑर्डर को। द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट डिफाइन आवर लाइव्स बेंड लाइक रीड्स व्हेन इट कम्स टू इजराइल। यानी जब इजराइल को आता है तो फिर सारे कानून बदल जाते हैं। सो मच दैट द होल ग्लोबल ऑर्डर इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस्टाइन इज ब्रेकिंग द वर्ल्ड, और होल ग्लोबल ऑर्डर जो है ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स जाकर खड़ा हो गया, द गार्डियन लिख रहा है। तो ये तो है रियलिटीज। अब इसमें है इजराइल और अमेरिका के मंसूबे, और जंग को बढ़ाने के मंसूबे, नई जंगों में मुसल्लत करने के मंसूबे, नॉर्मलाइजेशन के जरिए इजराइल को फाते करने के मंसूबे। तो ये सारे अपनी जगह पर चलते रहेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल होंगे। जो पिछला अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसने भी इनको कुछ नहीं दिया। और इधर की जो रियासतें, देखें, अगर आपने पीस कायम करना है तो इजराइल के सामने लेट कर पीस कायम नहीं होगा, इजराइल को आंखें दिखाकर पीस कायम होगा। आपकी भी कोई डेटरेंस होनी चाहिए। मतलब इनको अभी तक यह समझ नहीं आई कि इजराइल एक बेरहम ताकत है। अगर आप उसके सामने कोई शर्त नहीं रखेंगे, आपकी कोई डेटरेंस नहीं होगी, तो वो कभी आपके साथ पीस कायम नहीं करेगा। यही लेबनान स्टेट हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर ना डालती और हिजबुल्लाह को जवाबी हमला करने देती पहले ही दिन जो इजराइल ने खिलाफ वर्जी की, इजराइल कभी यह जुर्रत ना करता। अभी वो ईरान पर यही करना चाहता है, लेकिन उसकी जुर्रत नहीं हो रही। उसको पता है क्या, एक स्ट्राइक वो करेंगे तो 40 बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे। तो सबसे इनकी बड़ी भूल यह है कि इनके पास अपनी कोई डेटरेंस नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के मालिक के पास। और ये बस ये समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अमेरिका हमें गारंटी दे रहा है। अब मिडिल ईस्ट के ममालिक ने अभी तक गजा में जो कुछ हो रहा है अमेरिका को कंडेम नहीं किया है। ये क्या मिडिल ईस्ट की तारीख का एक डार्क पहलू नहीं है? इन ममालिक ने अमेरिका को कंडेम नहीं किया है। अगर मिडिल ईस्ट में किसी ने किया है तो वो सिर्फ ईरान है, उसके अलावा किसी मुल्क ने कंडेम नहीं किया है अमेरिका को।
और ईरान पर जो हमला हुआ है उसको भी कंडेम नहीं किया गया है। तो बात यह है कि अमेरिका हमें गारंटी दे रहा है, तो इस एलियन से ये निकल आए तो यही बेहतर है। पीस कायम करना है तो करें, आपको किसने रोका हुआ है? लेकिन इस तरह के वो फलस्तीन और लेबनान और यमन के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, ऐसे पीस कायम होगा? आपको भी एक डेटनेस दिखानी होगी, आपको भी आंखें दिखानी होगी, फिर नॉर्मलाइजेशन करें, बराबरी की सतह के ऊपर करें, जो भी करना है व्हाटसोएवर। फलस्तीनी वहां पर मरते रहे और तुम कहो कि हम पीस कायम कर लेंगे, ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। 7 अक्टूबर को ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। दोबारा उस मॉडल को लाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं चलेगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।